दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है पहला अभिकथन दिया है, उसके बाद कारण यानी एसर्शन और रीजन दोनों चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले हम अभिकथन को पढ़ते हैं। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ये अभिकथन है। इसका कारण दिया है कि बुद्धि लब्धि की गणना करके बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही विकल्प यहाँ पे चुनना है कि दोनों सही है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला देखिए अभिकथन को, कि कोई जो बच्चा है वो किसी काम में सक्षम, अगर कम सक्षम है, बहुत कम सक्षम है, तो ऐसे समय में ना किसी शिक्षक को, किसी टीचर को संकेत और इशारा दे करके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ने लग जाता है, वो चीज़ों को सीखने लग जाता है, तो शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए, कम से कम हेल्प करनी चाहिए। तो सही बात है, ये एकदम बिल्कुल सही है। बुद्धि लब्धि की गणना करके बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो सही बात है, एकदम सटीक रूप से नहीं माप सकते, लेकिन कुछ तो माप सकते हैं। तो इस तरह से ना ए और आर दोनों जो है वो सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। क्योंकि बुद्धि लब्धि की यदि हम बात करें, आईक्यू की हम बात करें, तो कुछ कुछ हम माप सकते हैं। आईक्यू इज इक्वल टू होता है ME/CA इंटू 100। तो इससे हम ना बुद्धि लब्धि को कुछ हद तक माप सकते हैं। MA मतलब होता है मेंटल एज यानी मानसिक आयु, और CA मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कालानुक्रमिक आयु, और उसका गुणा 100 से करेंगे तो इस तरह से बुद्धि लब्धि को माप सकते हैं, लेकिन सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, ये भी है। तो इस तरह से ए तो सही और ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर जो है सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? बताइए। एक टीचर ने नोटिस किया कि जो एक बच्चा है ना, वो अत्यधिक कक्षा में विचलित रहता है, मतलब उसका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, परेशानी में दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? मतलब बच्चे को केंद्रित करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। तो माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा, बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। छात्रों को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, बार बार काम देने से भी वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए करना, सख्ती नहीं बरतना है क्योंकि वो और टेंशन में आ जाएगा। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, यस ये वाला आ जाएगा। स्वयं उनको सेल्फ कंट्रोल करने, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए छात्र को कोई टाइमर दे देना, जैसे घड़ी वगैरह दे देना, टाइम देना, टाइमर देना। ये सारी चीज़ें करने से बच्चे जो है ना, वो विचलित है, वो थोड़ा से कॉन्सेंट्रेट होगा और उसका जो है ध्यान केंद्रित होगा टाइम पे, और इस तरह से ये कर सकते हैं। ऑप्शन 4 सही रहेगा। थर्ड देखिए, अभिकथन और रीजन वाला है ये भी। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, बोल रहे हैं। रीजन बोल रहे हैं विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो पहला जो कथन है, वास्तविक जीवन की समस्या, हमारे जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है और जो हमारे जो अनुभव है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, फिजिकल एक्सपीरियंस, जो मूर्त एक्सपीरियंस जिसको बोल सकते हैं, जिसको हम कोई काम किए हैं, चले हैं, दौड़े हैं, देखें, उन सारी चीज़ों से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। यस, जो विकास होता है, डेवलपमेंट है, वो अपेक्षाकृत कैसा होता है? व्यवस्थित होता है और एक निश्चित क्रम से होता है। जैसे कोई बच्चा है, वो पहले बैठना सीखता है, बैठने के बाद फिर खड़ा होना सीखता है, खड़ा होने के बाद फिर चलना सीखता है, चलने के बाद फिर दौड़ना सीखता है। तो एक क्रम से होता है ना डेवलपमेंट, जबकि अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है ना। लेकिन विकास
अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ, लेकिन जो डेवलपमेंट है, विकास है ना, उसका एक अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित होता है, अनुक्रमिक होता है। यानी कि ए और आर दोनों सही है और एक ही आर जो है वो सही व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, ठीक है, के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि क्या रीजन हो सकता है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है? क्यों है? क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। यस, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यस, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जो पोर्टफोलियो है ना, जो कार्य का संग्रह होता है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बस सही नहीं होगा। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। यस, जो छात्र है वो लर्निंग कर रहे हैं उसके ठोस सबूत ये पेश करते हैं कि ए बी और डी, ए बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये जैसे कि कोई चीजें हैं पोर्टफोलियो वगैरह, ये सारी चीजें हैं जो कि शो करते हैं, है ना, तो यही चीजें बता रहे हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हुए जो पोर्टफोलियो है ना, वो एक प्रभावी प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का अधिगम जो है ना, संरचनावादी अधिगम वो सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो बताइए इनमें से कौन सा है जो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय तो है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। स्पष्ट और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, तो ये जो है ना, ये भी एकदम एग्जैक्ट नहीं, एकदम स्पष्ट निर्देश नहीं देना है, इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट नहीं होगा, मूल सिद्धांत नहीं है ये। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तो ये भी नहीं, अधिगम जो है, लर्निंग जो होता है वो कभी भी हो सकता है, उसके लिए एकदम छात्रों को स्पष्ट उत्तर और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने की नीड नहीं रहती। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ज्ञान के निर्माता होते हैं। जो छात्र है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो ज्ञान के निर्माता होते हैं सक्रिय संलग्नता के साथ। तो ये आ जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। नेक्स्ट देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और उनके सिद्धांत पे उन्होंने कुछ आलोचना की कि उनमें ये कमियां हैं। किसने? कैरोल गिलिगन ने। तो वो क्या चीजें हैं, क्या क्या उन्होंने कहा है? तो ये हो जाएगा स्कूल जाने वाले छात्रों की, बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, ये नहीं है। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, यही हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा कि उन्होंने देखभाल की नैतिकता को लेकर के और नारीवादी दृष्टिकोण को लेकर के उन्होंने आलोचना की, क्योंकि उनकी जो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उन्होंने देखभाल की नैतिकता को ध्यान में नहीं रखा उनके अनुसार, कैरोल गिलिगन के अनुसार, और उन्होंने ज्यादातर अपना जो झुकाव रखा वो पुरुष की ओर रखा। उसमें उन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण को स्थान ही नहीं दिया, यानी कि वो मेल के प्रति ज्यादा झुकाव दिखाए और नारीवादी यानी जो स्त्रियां हैं, फीमेल है, उनको उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया। इसलिए ये चीजें हैं, उनको लेकर के उन्होंने कैरोल गिलिगन ने आलोचना की। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता किस टाइप की या किस चीज से प्रेरित स्टूडेंट है? तो देखिए, सुजाता का जो ध्यान है वो किस चीज पर है? उसका ध्यान है पैसे पे, नगद पे, कि पैसा मिलेगा, इसलिए वो इसीलिए उत्सुकता से क्या कर रही है? प्रतियोगिता में, कंपटीशन में, नृत्य यानी डांस कंपटीशन में भाग ले रही है। तो उनकी जो रुचि वो किस में है? असफलता परिहार परीक्षार्थी है, या आंतरिक रूप से प्रेरित है, बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। तो वो जो है ना लड़की ना, वो बाहरी रूप से प्रेरित है क्योंकि वो पैसे से प्रेरित है। आंतरिक रूप से इंटरनल कोई भावना नहीं उसके अंदर, उसको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, पुरस्कार से मतलब है। तो बाहरी रूप से वो प्रेरित है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो प्रक्रिया है वो वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ये है आपका ध्यान देना। क्या हो जाएगा? ध्यान देना। तो ध्यान देंगे तभी तो जो जानकारी है ना, वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, वो है ध्यान देना, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का जो तर्क है कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? स्वायत्त नैतिकता तो नहीं होगा, पूर्व पारंपरिक नैतिकता भी नहीं होगा, ये हो जाएगा पारंपरिक नैतिकता। तो पारंपरिक नैतिकता में, है ना, इस अवस्था में बच्चों का तर्क जो है कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि ये कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया है, नैतिकता का सिद्धांत, तो उसमें आप चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है बताइए? तो पहले देखते हैं, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना, ये नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, ये भी नहीं होगा। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, दंड मतलब नेगेटिव वर्ड आ जाता है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, प्रमोट करना एक तरह से, तो ये हो जाएगा छात्रों में ऑटोनोमस, स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, अवार्ड करना, देना, गिफ्ट वगैरह। तो ये है प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक जो है छात्र के शैक्षणिक जो आत्म संप्रत्यय है उसके विकास को दृढ़ता से प्रभावित तभी कर सकता है जब वो छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करता है। तो इस तरह से बच्चों को जब हम ऑटोनोमस सिखाते हैं, स्वायत्तता यानी हर चीज़ को खुद से करे, और साथ ही साथ जब हम उसे प्रेरित करते हैं, जब उनसे कोई चीज़ें गिफ्ट करते हैं, एक तरह से अवार्ड वगैरह देते हैं, कोई फर्स्ट आ गया, तो बच्चों में जो उत्सुकता है ना वो और बढ़ने लग जाती है, वो और ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है और बच्चों में आत्म संप्रत्यय का विकास होने लगता है, वो खुद से करने लग जाते हैं। तो ये रही दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आए हुए थे। तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।